मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो परिकल्पना या हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, जिसे हम प्राक कल्पना या उपकल्पना भी कहते हैं। रिसर्च जो हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं उसमें अब तक हमने रिसर्च क्या होता है यानी शोध या अनुसंधान क्या होता है उसको देखा था। इसके साथ साथ शोध समस्या हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, कोई नया रिसर्च करते हैं या किसी पुराने रिसर्च को आप फिर से प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक शोध समस्या बनाते हैं। आप एक फील्ड का चयन करते हैं कि मुझे इस फील्ड में रिसर्च करना है, फिर आपने उसका शोध समस्या बनाया कि मेरे रिसर्च से रिलेटेड ये एक शोध समस्या है। अब शोध समस्या क्या होती है, हम लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि शोध समस्या में हम दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है उसको ज्ञात करते हैं। शोध समस्या में क्या करते हैं, हम दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है या क्या संबंध है उसको ज्ञात किया जाता है। तो शोध समस्या का चयन हो गया। उसके बाद अब वहाँ पर एक पॉइंट और आया कि चर। तो चर क्या होते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट इसको डिस्कस किया है कि चर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी को जाना था। जो इम्पोर्टेंट चर हैं उन सबको हमने वहाँ पर जाना था। अब ये 3 स्टेप कंप्लीट हो। अब आज की वीडियो में हम चौथे स्टेप को देखेंगे, जो कि है परिकल्पना बनाना या उपकल्पना, या जिसे आप इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं, उसका निर्माण करना। तो अगर अब तक आपने उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको पहले देखें, तब यहाँ पर आए, क्योंकि तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। अब इसको पहले हम एक आम बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, देन हम साइकोलॉजिकल टर्म पे आएंगे। जैसे मान लीजिए जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप क्या करते हैं, आप उस समस्या का एक वैकल्पिक हल देखते हैं या अपने दिमाग में उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। आवश्यक नहीं है कि जो आपने प्लान बनाया अपने दिमाग में वही प्लान सही हो और उससे समस्या का हल मिल ही जाए, लेकिन फिर भी आप एक प्लान बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर 2 रास्ते हैं, ए और बी। अब आपको ये नहीं पता है कि कौन रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगा, लेकिन अब ये आपके पास एक समस्या आएगी कि किस रास्ते पर जाया जाए। आप वहाँ पर क्या सोचते हैं कि शायद ए रास्ता वहाँ तक जाएगा, मतलब ए वाला रास्ता जो है वो मेरे मंजिल तक जाना चाहिए। अब ये क्या है, आपको कंफर्म पता नहीं है ना कि ए रास्ता ही जाएगा, लेकिन आपने एक अनुमान लगाया, एक जांचनीय अनुमान लगाया। जांचनीय क्यों कह रहे हैं, टेस्टेबल क्यों है, क्योंकि आप टेस्ट कर सकते हैं, आप उस रास्ते पे जाके देख सकते हैं कि ये रास्ता मुझे मेरे मंजिल तक, मुझे मेरे एम तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, मेरी बातों को ध्यान देंगे यहाँ पर, कि आपको ये कंफर्म नहीं है कि जो ए वाला रास्ता है वो 100% आपके मंजिल तक पहुंचाएगा ही, लेकिन फिर भी आपने एक अनुमान लगाया कि ये ए वाला रास्ता मेरे मंजिल तक जाएगा। मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन जाएगा या जा सकता है। तो ये क्या है, ये आपका एक अनुमान है और जिसकी आप जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे कर सकते हैं, उस रास्ते पर जाकर आप उसकी जांच कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं कि ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा है या नहीं। तो ये जो आपने यहाँ पर एक अनुमान लगाया कि जो ए वाला रास्ता है वो मेरी मंजिल तक जा सकता है या मेरी मंजिल तक जाएगा, तो ये क्या है, ये आपका एक परिकल्पना है, या जिसे आप इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये आपकी परिकल्पना है या प्राक कल्पना है, या आप इसे उपकल्पना भी कह सकते हैं। क्या हो गया आपका उपकल्पना, इस एग्जाम्पल में आपने मान लिया कि ए रास्ता ही मंजिल को जाएगा, ये आपकी उपकल्पना हो गई। उपकल्पना कैसी होती है, जिसको आप जांच कर सकते हैं, जांचनीय। एक तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया आपके डेली लाइफ से रिलेटेड, लेकिन अगर हम वही चीज़ रिसर्च की बात करें, साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें,
पर देखें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब शोधकर्ता, मतलब जो शोध कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, किसी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान, टेंटेटिव सॉल्यूशन, एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है। मतलब वही चीज़ है जो अभी हमने देखा कि जैसे समस्या क्या है कि हम जो दो रास्ते गए हैं इनके थ्रू हमें अपने मंजिल तक जाना है, ये आपकी एक समस्या है। अब आपने उसका एक सॉल्यूशन देखा, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, अस्थायी समाधान। अस्थायी क्यों है? क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है कि ए रास्ता ही जाएगा। अगर आपको कंफर्म होता कि ए रास्ता ही जाएगा तो आप उसे स्थायी समाधान कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है। इसके साथ साथ कहा गया कि एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है, मतलब ऐसा प्रस्ताव जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं, उस प्रस्ताव के रूप में। तो इसी जांचनीय प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में प्राक कल्पना कहा जाता है। समझ में आ गया इतना? प्राक कल्पना या उपकल्पना क्या होती है कि जब भी शोध समस्या का निर्माण होता है तो उस शोध समस्या का हल क्या निकलेगा, उस हल को, उस सॉल्यूशन को एक अनुमान लगाया जाता है। और वो अनुमान कैसा होता है? अस्थायी समाधान होता है। इसके साथ साथ उसकी जांच भी की जा सकती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए एक शोधकर्ता की शोध समस्या यह है कि क्या सीखना पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, मतलब डज रीइंफोर्समेंट अफेक्ट लर्निंग। अब यहाँ पर पुनर्बलन क्या है आपने पढ़ा ही है, आपको पता है कि पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन या जिसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके व्यवहार को दोबारा होने के लिए प्रेरित करे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो ABCD सीख गया है। अब ABCD सीखने के बाद आप उसको चॉकलेट देते हैं, तो ये चॉकलेट क्या है? वो एक टाइप का पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है, जो कि उसे दोबारा वो व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि आपको भी अगर कोई काम करते हैं आप और आपको कोई गिफ्ट दिया जाता है या कोई रिवार्ड दिया जाता है तो आप दोबारा फिर उस काम को करना चाहते हैं, किस उम्मीद में कि ये हो सकता है मुझे अगली बार फिर रिवार्ड मिले। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पर कि क्या सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर आपको जो आंसर होगा वो ये हो सकता है कि आप कहें पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेज होगी या सीखने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। ये आपका कंफर्म आंसर नहीं है, आपने क्या किया, एक अनुमान लगाया कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है कि पुरस्कार देंगे तो सीखने की प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि पुरस्कार सब लोग चाहते हैं प्राप्त करना। लेकिन कंफर्म आंसर नहीं है, बट एक ऐसा आंसर है जो आगे चलकर कंफर्म हो सकता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये आपका एक उपकल्पना, परिकल्पना, प्राक कल्पना या आपका एक हाइपोथेसिस हो गया। ठीक, अब आप इसकी जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? आप दो ग्रुप लेंगे। एक ऐसे बच्चों का ग्रुप जिनको आप जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, काम कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप उनको रिवॉर्ड देते हैं और रिवॉर्ड के रूप में आप उनको चॉकलेट देते हैं। एक आपने दूसरा ग्रुप लिया जिसमें आप उन बच्चों को अपना काम कंप्लीट करने के बाद कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कई बार यही चीज़ करते हैं और बाद में आपका जो रिज़ल्ट निकल कर आता है, आप क्या करते हैं, आप दोनों बच्चों के दोनों ग्रुप हैं, उन दोनों ग्रुप के बच्चों का परफॉर्मेंस आप कंपेयर करते हैं, उनके परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं, सीखने के जो उनकी स्किल है उसका आप तुलना करते हैं। तो आपको पता चलता है कि जो ग्रुप ए है, जिनको पुरस्कार दिया गया था, वो बहुत जल्दी सीख रहे हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से आप क्या कहेंगे कि जो आपकी उपकल्पना थी या जो आपका हाइपोथेसिस था वो सत्य साबित हुआ, मतलब उसकी पुष्टि हो गई, तो उसको सही मान लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका रिज़ल्ट इसके अपोजिट आ जाता है कि ऐसे बच्चे जिनको पुरस्कार दिया गया था उनसे ज़्यादा अच्छे से ऐसे बच्चे सीख गए जिनको पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर आपकी जो परिकल्पना है वो
गलत साबित हो गई, मतलब रिजेक्ट हो गई, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। तो आप फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे कि हमारी परिकल्पना अस्वीकार कर दी गई क्योंकि रिजल्ट ये आया है। इसके बाद आप अपनी परिकल्पना को चेंज कर लेंगे, एक नई परिकल्पना बना लेंगे। अब यहाँ आप देखें, मैकग्यूगन की एक परिभाषा दी गई है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए एक जांचनीय कथन को प्राक्कल्पना कहा गया है या कहा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दो या दो से अधिक चर हैं और उनके बीच में जो एक संभावित संबंध है उसको जांच करने के लिए जो चीज़ एक कथन के रूप में बनाया गया है, एक वाक्य के रूप में, उसे ही परिकल्पना कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, पुरस्कार और बच्चों का परफॉर्मेंस, ये दो चर थे, आपके चर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इनके बीच में आपने एक जांचनीय कथन तैयार किया। कथन क्या था कि पुरस्कार का सीखने पर असर पड़ेगा। ये आपका एक जांचनीय कथन था जिसे आपने परिकल्पना का नाम दे दिया। अब आइए हम परिकल्पना के प्रकार के बारे में जानते हैं, उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। परिकल्पना या जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, मुख्य रूप से 4 टाइप के होते हैं। साधारण प्राक्कल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस, जटिल प्राक्कल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, नल प्राक्कल्पना जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, या इसे कहीं कहीं पर शून्य प्राक्कल्पना भी कह देते हैं। और लास्ट है वैकल्पिक प्राक्कल्पना या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहले बात करते हैं साधारण प्राक्कल्पना या साधारण परिकल्पना की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि साधारण प्राक्कल्पना वैसी प्राक्कल्पना को कहा जाता है जिसमें चरों की संख्या मात्र 2 होती है और सिर्फ इन्हीं 2 चरों के संबंध द्वारा शोध समस्या का एक प्रस्तावित उत्तर दिया जाता है। जैसे जब आपने शोध समस्या पढ़ा था तो शोध समस्या में क्या था, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध ज्ञात करना। 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जिससे यहाँ एग्जाम्पल देखें। अब आप शोध समस्या क्या है, तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। ये आपने एक शोध समस्या बना लिया कि जो आजकल तलाक हो रहे हैं इतने ज़्यादा, तो तलाक होने से जिस महिला का तलाक हुआ है उसकी व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी हो जाती है। तो ये आपका एक शोध समस्या है। अब यहाँ पर चर कितने हैं, आप देखें कि कितने चर हैं। तो एक चर है आपका तलाक और दूसरा चर है व्यक्तित्व, ठीक है। इन दोनों चरों के बीच में आपको संबंध देखना है कि कैसा संबंध है। अब यहाँ पर स्वतंत्र चर कौन सा होगा, बताएं मुझे कि स्वतंत्र चर क्या होगा। तो स्वतंत्र चर क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिसका असर हम देखते हैं वो स्वतंत्र चर है। तो आप किसका असर देख रहे हैं, तलाक का असर देख रहे हैं ना, तो तलाक या डाइवोर्स यहाँ पर आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। और किसके ऊपर देख रहे हैं, तो महिला के व्यक्तित्व के ऊपर देख रहे हैं, तो महिला की जो पर्सनालिटी है वो हो जाएगी डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर हो जाए। अब यहाँ पर आप परिकल्पना क्या बना सकते हैं, तो परिकल्पना क्या होगा कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। आपने सोचा कि तलाक का तो महिला के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपकी एक सिंपल परिकल्पना हो गई। सिंपल क्यों है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही चर शामिल हैं, एक चर आपका तलाक, दूसरा चर आपका व्यक्तित्व। इसीलिए ये आपका एक सामान्य या साधारण या आप सिंपल हाइपोथेसिस कह सकते हैं। बात करते हैं जटिल परिकल्पना की। तो जटिल परिकल्पना या जटिल प्राक्कल्पना वह होता है जिसमें चरों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है और उन्हें एक खास संबंध बतलाकर शोध समस्या का प्रस्तावित उत्तर तैयार किया जाता है। अब उदाहरण देखें, शोध समस्या हमने बनाया कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व और आत्महत्या की प्रवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए, यहाँ पर कितने चर हो गए, 3 चर हो गए। कौन कौन से, एक तो तलाक, दूसरा महिला का व्यक्तित्व और तीसरा महिला के
अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति। ये 3 चर। स्वतंत्र चर क्या है यहाँ पर? एक बार फिर से स्वतंत्र चर आपका हो जाएगा तलाक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका डाइवोर्स, और आश्रित चर हो गया आपका महिला का व्यक्तित्व और आत्महत्या की प्रवृत्ति। क्योंकि आप देखें, अगर किसी महिला का डाइवोर्स होता है तो ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके साथ साथ वो कई बार आत्महत्या करने का भी प्रयास करती है। तो ये आपका एक सोच समस्या है। अब इसकी परिकल्पना क्या हो सकती है? तो इसकी 2 परिकल्पनाएं बनेंगी। पहला, तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा, तलाक का महिला के आत्महत्या की प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ेगा। ये 2 परिकल्पनाएं होंगी। इसीलिए इसे हम जटिल परिकल्पना मतलब कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो चर है, चरों की संख्या 2 से अधिक है। अगला हम देखते हैं नल, या जिसे हम शून्य परिकल्पना कहते हैं, उसके बारे में। तो नल परिकल्पना वह होता है जिसके द्वारा हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर सेम एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखें आप, सोच समस्या क्या है कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ये आपका सोच समस्या है। अब आपने परिकल्पना क्या बनाया? आपको लगता है कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या तलाक का महिला के व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं है, आपको ऐसा लगता है। तो आपकी परिकल्पना क्या हो जाएगी कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या इसके अलावा आप एक और कथन बना सकते हैं कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस है। क्यों? क्योंकि संबंध शून्य है। यहाँ पर बताया जाए कि कोई संबंध ही नहीं है, ये आप मान के चल रहे हैं। अभी ये प्रूफ कब होगा? जब आप इस पर रिसर्च करेंगे, जब आप इसका टेस्ट करेंगे, महिलाओं को लेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो परिकल्पना है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, मतलब उसको स्वीकार किया गया है। अगर आपने जो परिकल्पना बनाया, सेम चीज़ रिजल्ट में भी आता है कि देखा गया रिजल्ट कि तलाक से महिलाओं का व्यक्तित्व का कोई संबंध नहीं है, तो आपकी जो परिकल्पना है वो एक्सेप्ट हो गई। अगर अब रिजल्ट में आता है कि नहीं, तलाक का महिला की व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ा या अच्छा असर पड़ा, कुछ भी पड़ा, तो आपकी जो परिकल्पना है वो रिजेक्ट हो गई। अब इसमें 2 टाइप के एरर भी आते हैं नल हाइपोथेसिस में। जब नल परिकल्पना मतलब जो शून्य परिकल्पना है सही हो, फिर भी उसे अस्वीकार कर दिया जाए। जैसे आपने देखा, आपका है कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपका रिजल्ट आया उसमें भी आपको यही रिजल्ट देखने को मिलता है कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी आपके इस परिकल्पना को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। तो इसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। समझ रहे हैं? आपने जो परिकल्पना बनाया, वो परिकल्पना टेस्ट में रिजल्ट जो आया उससे एकदम मैच खाती है, मतलब वो दोनों सेम है। आपकी परिकल्पना और रिजल्ट दोनों एकदम सेम हैं। उसके बाद भी आपकी परिकल्पना को हटा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर टाइप 1 एरर आ गया। टाइप 1 एरर कब आता है? जब आपकी परिकल्पना सही हो और फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। टाइप 2 एरर कब आता है? कि जब आपकी परिकल्पना गलत हो और उसके बाद भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो वहाँ पर टाइप 2 एरर आ जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम वैकल्पिक प्राक्कल्पना की, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। इसमें 2 टाइप के होते हैं ये। एक होता है दिशात्मक अभिव्यक्ति और दूसरा है अदिशात्मक अभिव्यक्ति, डायरेक्शनल एक्सप्रेशन और नॉन डायरेक्शनल एक्सप्रेशन। इनका एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इनको। डायरेक्शन की बात की जा रही, दिशा, एक दिशा की बात की जा रही है ना,
तो इसमें बताया जा रहा है कि जब दो चरों के बीच संबंध कैसा होगा उसकी दिशा को तय करता है। ये दिशात्मक अभिव्यक्ति या दिशात्मक हाइपोथेसिस जो होता है, परिकल्पना जो होती है, वो आपकी रिसर्च की दिशा क्या है उसको तय करती है, मतलब चरों के बीच में कैसा संबंध है। जैसे यहाँ पर शोध समस्या है कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। अब आपने डायरेक्शन बता दिया, परिकल्पना में एक डायरेक्शन ले लिया कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। आपने एक डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में उसको बता दिया कि इसका तो डायरेक्शन निगेटिव है, तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर निगेटिव असर पड़ेगा, उसका डायरेक्शन क्लियर कर दिया आपने। तो इसे ही आप डायरेक्शनल एक्सप्रेशन या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। और इसके साथ साथ इसे वन टेल हाइपोथेसिस कहा जाता है। वन टेल क्यों? टेल मतलब पूंछ, तो एक ही दिशा, मतलब जो उसकी पूंछ है वो एक दिशा में जा रही है। दूसरा है आपका नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है कि चरों के बीच कैसा संबंध है उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, मतलब वो पॉजिटिव में भी जा सकता है और निगेटिव में भी जा सकता है। जैसे आपने सोच समस्या आपकी है कि तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ये आपकी सोच समस्या है। अब आप ये कह रहे हैं कि प्रभाव तो पड़ेगा, तलाक का महिला के व्यक्तित्व पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा या निगेटिव पड़ेगा ये कन्फर्म नहीं है। तो आपने उसको दो तरफा रास्ते पर छोड़ दिया, एक रास्ता जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, दूसरा जा रहा है निगेटिव की तरफ, यानी यहाँ पर टू टेल हो गए। डायरेक्शन क्लियर नहीं है, दो में से किसी भी तरफ जा सकता है, तो इसे ही टू टेल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो परिकल्पना है, जो हाइपोथेसिस का चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे।